अस्सलाम वालेकुम बेटा, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की क्लास में हम पढ़ने लगे हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्चुअली द सिंध एम डी कैट 2025 पेपर, स्पेसिफिकली द फिज़िक्स क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक इलेक्ट्रॉन है, वी हैव एन इलेक्ट्रॉन, ओके, इज प्रोजेक्टेड अलॉन्ग अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो वी हैव एन इलेक्ट्रॉन जो एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके। और वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अच्छा, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज़ लाइंग ऑन द एक्स जी प्लेन। कौन सा प्लेन होगा वो बेसिकली ये वाला प्लेन। इट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइंग इन दिस प्लेन, ओके। तो हमें बताना है द मैग्नेटिक फोर्स जो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगी वो किस डायरेक्शन में होगी, ओके। सही है। सो फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल बेसिकली जो होता है वो पॉजिटिव चार्जेस के लिए होता है। राइट हैंड रूल हमसे कहता है क्या है? राइट हैंड रूल हमसे कहता है कि भाई आपने अपनी जो फिंगर्स हैं, आपकी जो फिंगर्स हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होनी चाहिए। तो अगर आपकी जो राइट हैंड की फिंगर है वो आपने कहाँ रखनी है? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि वेलोसिटी एक्स एक्सिस में। देन इफ़ यू वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, तो आप अपनी फिंगर को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने अपनी डायरेक्शन, अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है राइट हैंड की एक्स जी प्लेन में। तो आपका जो थंब है, योर थंब विल गोइंग टू गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो अगर आपने राइट हैंड का रूल यूज़ किया है तो आपको पता लगेगा कि आउट ऑफ द स्क्रीन आपकी फोर्स की डायरेक्शन। बट राइट हैंड रूल तो होता है पॉजिटिव चार्जेस के लिए। तो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, उसके लिए वी विल यूज़ द लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, लेफ्ट हैंड रूल बेसिकली अगर आप अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस में हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। अच्छा, नेगेटिव चार्जेस के लिए सम पीपल यूज़ द ऑपोजिट रूल। ऑपोजिट रूल मतलब जो राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे और उसकी डायरेक्शन को फ्लिप कर देंगे नेगेटिव चार्जेस के लिए। तो मतलब हमारा जो चार्ज की फोर्स की डायरेक्शन थी, इट वॉज पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो हमने उसको फ्लिप कर दिया फॉर द नेगेटिव चार्ज। तो हमारा जो आंसर आएगा इट इज़ नेगेटिव वाई एक्सिस। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। अच्छा, अब हम बात करते हैं इन द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, थ्रू अ लूप। उस लूप का जो एरिया है विच इज़ 1 मीटर स्क्वायर, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है विच इज़ 0.5 टेस्ला। फील्ड इज द सेम एज द मैग्नेटिक फ्लक्स। वो फ्लक्स सेम होगा दूसरे मैग्नेटिक फ्लक्स से जिसका एरिया इतना हो। तो बताइए उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इन चारों में से कौन सी होगी? तो हम चेक करते हैं। तो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स इज दिस, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। वी नो दैट फ्रॉम द फॉर्मूला, फ्रॉम द क्वेश्चन, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.5 थी, एरिया जो था वो 1 था, एंड वी नो दैट कॉस 0 था। कॉस 0 1 के बराबर होता है। हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट का जो फ्लक्स आ रहा था विच इज़ 0.5, सेकेंड का भी अप्लाई करते हैं। हम इन चारों में से कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लें कि हमारा फ्लक्स जो है वो 0.5 आ जाए? तो हमें पता है एरिया जो है हमारे पास वो 0.5 था। तो मैग्नेटिक फील्ड और एंगल कितना होना चाहिए? हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड 1 हो और कॉस 0 हो। कॉस 0 किसके बराबर होता है? 1 होता है, तभी जाके हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा 0.5। तो मैग्नेटिक फील्ड 1 एंड द डायरेक्शन ऑफ विल बी 0, सो द आंसर विल बी ए। अगर ए आंसर होगा सो द कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द थर्ड वन। Third one is kind of very easy. Third one says that a body of mass 10 kg is falling through a viscous medium and reach terminal velocity. The net force on the body will be। अच्छा, हमें पता है कि जब भी हमारी बॉडी, हमारा ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी को रीच करता है तो उसकी नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी जब ही रीच होती है जब एक्सेलरेशन ज़ीरो। अब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी तो आपकी सॉरी नेट फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगी। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड। Now let us move towards the next question. The next question says that the value of temperature coefficient of a conductor is 0. अच्छा, हमारे पास जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है अल्फ़ा, उसकी वैल्यू है 0, ओके। दिस इंडिकेट्स दैट विद द राइज इन टेम्परेचर, अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है
तो रेजिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, व्हाट विल हैपन टू द न्यू रेजिस्टेंस? वी नो दैट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ न्यू रेजिस्टेंस द फाइनल रेजिस्टेंस आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इट इज इक्वल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस bracket 1 plus alpha delta t. Alpha is the temperature coefficient, delta t is basically the change in temperature. So we know that इस फॉर्मूले में अगर मैं अल्फा की जगह ज़ीरो सब्सटीट्यूट करता हूँ तो व्हाट विल हैपन? देखो, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय डेल टी विल बी ज़ीरो, और ये प्लस वन है, और आर नॉट, वन प्लस ज़ीरो विल बी वन, और आर नॉट, तो आर नॉट इज इक्वल टू आर। तो व्हाट डज इट मीन्स कि इनिशियल रेजिस्टेंस विल इक्वल टू द फाइनल रेजिस्टेंस। सो इट मीन्स दैट टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होगी, प्रोवाइडेड कि टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना हो, ज़ीरो हो। सो आंसर विल बी सी। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन हमसे कह रहा है अगर पाथ डिफरेंस दो साउंड वेव्स का कमिंग फ्रॉम अ कोहेरेंट सोर्स और उसकी वेवलेंथ 50 सेंटीमीटर हो, तो पाथ डिफरेंस कितना है, 100 सेंटीमीटर है। द सुपर पोजिशन ऑफ द वेव्स एट दैट पॉइंट प्रोड्यूसेस, जब वेव्स मिलती हैं, सुपर इम्पोजिशन होती है, तो वेव्स क्या प्रोड्यूस करेगी इन चारों में से? ओके, सो वी नो दैट कि पाथ डिफरेंस जो है वो 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर का मतलब टू लैम्डा क्यों? क्योंकि वेव लेंथ इज 50 और टू फिफ्टीज आर 100 होता है। अच्छा, अब वी नो दैट कि पाथ डिफरेंस जो है वो इवन मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। अच्छा, अब विवन इवन मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ जब भी होता है हमारे पास, तो हमारे पास जो इंटरफेरेंस होती है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब वेव्स का ऐड हो जाना। अब वेव्स हमारी साउंड वेव्स ऐड हो रही हैं, तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? लाउडनेस प्रोड्यूस होगी। सो व्हाट डज इट मीन्स? द आंसर सी मस्ट बी करेक्ट। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन कह रहा है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है इन चारों में से किस प्रोसेस के ऊपर? सो द आंसर मस्ट बी सी। अब सी क्यों होगा? सी इसलिए होगा कि जब भी हमारा स्ट्रेच स्प्रिंग जो है वो रिलीज होता है, तो क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज़ गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट डज इट मीन्स? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। सो दैट्स द रीज़न, द आंसर मस्ट बी सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है अ डाइवर, उसका मास m है, स्विमिंग कर रहा है एट द डेप्थ h बिलो द सी लेवल। ओके, इफ द रेफरेंस लेवल इज टेकिंग टू बी एट द सी लेवल, रेफरेंस लेवल को सी लेवल पे ले लेते हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्राइवर की एट दैट पॉइंट कितनी होगी? तो मैंने डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि दिस इज़ द सी लेवल, ओके, और डाइवर यहाँ पे स्विमिंग कर रहा है, तो वी नो दैट द हाइट मस्ट बी माइनस एच, क्योंकि हमें पता है दिस इज ऊपर बॉडी जा रही है तो पॉजिटिव एंड नीचे जाएगी तो नेगेटिव, सो हाइट मस्ट बी नेगेटिव। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है mgh, और हाइट हमारे पास है नेगेटिव, सो h की जगह माइनस एच हो जाएगा, तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया माइनस mgh। सॉरी, सो हमारा जो आंसर होगा इट मस्ट बी सी, माइनस mgh। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। हमसे कहा जा रहा है अ कांस्टेंट फोर्स F acts on a body, okay, and displaces it by distance del d in time del t. The rate at which force is doing work. Rate of doing work जो होता है बेटा, rate of doing work is what? Power. तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेट ऑफ डूइंग वर्क की जो डेफिनेशन है, रेट ऑफ डूइंग वर्क का जो मीनिंग है, इसका मतलब क्या है? पावर। अब पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन ओवर टाइम। वर्क डन हमारे पास बराबर है एफ डॉट डेल डी। अब यहाँ अगर आप चारों ऑप्शंस में से देखेंगे, सो द मोस्ट सुइटेबल आंसर मस्ट बी सी। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। ओके, अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 सेज दैट इन अ सर्कुलर मोशन, एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज केप्ट कांस्टेंट। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब थीटा। डिक्रीजिंग द रेडियस विल, अगर हम इस पर्टिकुलर कंडीशन में जहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है और मैं रेडियस को डिक्रीज कर रहा हूँ, तो व्हाट विल हैपन? ओके, फ्रॉम दीज फोर पर्टिकुलर ऑप्शंस। सो वी नो दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब हमें पता है कि थीटा तो कांस्टेंट है,
तो थीटा हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी की साइन आ जाएगी, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन। अब कह रहे हैं कि भाई रेडियस डिक्रीज होगा, तो हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन से अगर आपका आर डिक्रीज हो रहा है तो एस विच इज़ द लीनियर डिस्प्लेसमेंट इट मस्ट बी डिक्रीज। सो हमारा जो आंसर होगा इट मस्ट बी सी। ओके, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके, डायरेक्शन देन द वर्क डन इज सेड टू बी। वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास होता है एफ डी कॉस थीटा। अब हमें पता है कि दे बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, force and displacement are in opposite direction, so what does it means, angle between them would be 180 degree। तो cos हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री एंड वी नो दैट बेटा कि 180 डिग्री cos बराबर होता है -1 के, सो द वर्क डन मस्ट बी नेगेटिव। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। एक हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होता है जिसका वोल्टेज इंक्रीज होता है। तो उसमें कहा जा रहा है अगर सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है बाय द फैक्टर ऑफ 10, तो मतलब 10 गुना स्टेप अप ट्रांसफार्मर का वोल्टेज इंक्रीज हो गया सेकेंडरी वोल्टेज, तो करंट इन द सेकेंडरी कॉइल विल बी 10 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, सो इट मस्ट बी 1/10। अच्छा, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वी नो दैट कि पावर जो है वो तो सेम है, पावर जो प्राइमरी कॉइल का है वही पावर हमारे पास सेकेंडरी कॉइल का है। तो अगर हमारा वोल्टेज 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, तो अगर पावर सेम रखना है तो करंट को 10 टाइम्स डिक्रीज करना पड़ेगा। इट इज़ सिंपल है कि अगर वोल्टेज 10 है तो करंट 1 है, यहाँ पर वोल्टेज 1 था तो करंट 10 था, क्योंकि 10 1s are 10, 10 1s are 10, so this is how it works। Okay, again the same question, terminal velocity। When a droplet reaches terminal velocity, acceleration is ज़ीरो। अच्छा, एक्सेलरेशन ज़ीरो क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया था टर्मिनल वेलोसिटी जब भी होती है तो नेट फोर्स ज़ीरो है। अब नेट फोर्स ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन सेज दैट कि न्यूटन्स ओरिजिनल फार्मूला अंडर एस्टिमेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, क्योंकि न्यूटन की जो स्पीड उसके फार्मूला से आई थी दैट वाज अराउंड 180 एंड द स्पीड ऑफ साउंड इज अप्रॉक्सीमेटली एट सम पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ अराउंड 340 343। तो ऐसा क्यों हुआ था, व्हाट वाज द रीज़न। तो इसका रीज़न ये है कि न्यूटन ने अज्यूम किया था कि साउंड प्रोपोगेशन जो हो रही है वो आइसोथर्मल कंडीशन में हो रही है, कि टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, बट ऐसा नहीं था, एडियाबैटिक प्रोसेस में हो रही है एंड दिस वाज करेक्टेड बाय लैप्लास एंड द फेमस लैप्लास इक्वेशन, लैप्लास करेक्शन इज देयर इन अवर कोर्स एज वेल। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। The point where the electric field is zero between two opposite charges lies. Let's suppose I have a negative charge and I have a positive charge। तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान कोई ऐसा पॉइंट बताइए कि जो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो। तो वी नो दैट कि भाई इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगी, सो द आंसर मस्ट बी नो वेयर बिटवीन दैम। और डज इट मीन्स के इन दोनों चार्जेस के दरमियान तो नहीं होगी, किसी दूर एक कहीं पॉइंट में जाके यहाँ यहाँ इस तरह किसी पॉइंट पे ज़ीरो होगी। ओके, सो द फिफ्थ क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, स्टूडेंट डर जाते हैं क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, आप बहुत ज़्यादा सुकून में होंगे तो यू आर गोइंग टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन ईजिली। आपसे कहा जा रहा है दीज आर द टू वेक्टर्स ए बी और इन दोनों के दरमियान एंगल बताइए। ठीक है, हम बताते हैं। हमें पता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड लिखा डॉट प्रोडक्ट, देन बी का मैग्नीट्यूड ए बी कॉस थीटा। अच्छा, अब हमें पता है कि आई डॉट आई और जे डॉट जे 1 के बराबर होता है और आई डॉट जे और जे डॉट आई ये दोनों बराबर होंगे ज़ीरो के। तो जब भी मैंने सिर्फ उन क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई किया है, जैसे आई डॉट आई को किया है और 3i 4i को किया और 3j 4j को किया, क्योंकि 3i और 4j को करता तो ज़ीरो ही आना था, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो 12 आई डॉट आई, 12 जे डॉट जे, आई डॉट आई की जगह 1, जे डॉट जे की जगह 1,
तो 12 वन ज़ा 12, 12 वन ज़ा 12, 12 माइनस 12 किसके बराबर हो गया 0। तो 0 इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए बी यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, नीचे जाके डिवाइड करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग वुड बी 0। तो कॉस 0, कॉस थीटा इज 0। तो वो कौन सा एंगल है जिस पे 0 आता है, तो हमें पता है दैट एंगल मस्ट बी 90। सो दिस इज अ एडवाइस कि व्हेनेवर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन अराइजेस तो आपने डरना नहीं है, ट्राई टू सॉल्व इट, क्योंकि द एग्जामिनर ऑल्सो नोज दैट कि आपके पास कैलकुलेटर तो अलाउड ही नहीं है, तो वो इस तरह के क्वेश्चन देगा जहाँ पे कैलकुलेटर की नीड ही ना हो। होपिंग दैट इट मेक्स सेंस। अच्छा, the next question 16, a displacement time graph is a straight line, okay, inclined at an angle of 45 degree with the x-axis, velocity according to this graph is, तो velocity क्या होगा, हमें पता है कि displacement time graph का ये लाइन है जो gradient है, it is providing you the velocity, okay। अब यहाँ देखें, हमें पता है कि velocity आपकी क्या होगी, constant होगी। constant क्यों होगी, try to understand the concept। आपको पता है कि भाई देखें, हर 10 सेकंड का टाइम लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हर 10 सेकंड में 20 मीटर कवर होती है। आफ्टर 10 सेकंड द डिस्प्लेसमेंट इज 20, आफ्टर 20 सेकंड द डिस्प्लेसमेंट इज 40। मतलब द वेलोसिटी या तो 20/10 लेने, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी 2 आ रही है। 40/20 ले लें तो वेलोसिटी 2 आ रही है, या तो आप 30/60 ले लें। तो किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर आप वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, सो योर वेलोसिटी मस्ट बी 2। तो 2 का मतलब कांस्टेंट, सो द आंसर मस्ट बी सी। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। एक कार है, 150 kg उसका मास है, has its velocity reduced from 20 to 10, velocity डिक्रीज होती है 20 to 10, कितने सेकंड में होती है, 3 सेकंड में होती है। तो हाउ लार्ज वाज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स क्यों कह रहे हैं, बिकॉज एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है और वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो जब भी इस तरह से सीन हो तो आपको पता लग जाना चाहिए कि फोर्स इज रिटार्डिंग, फोर्स नेगेटिव है बेसिकली। तो हमें पता है कि भाई फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, और एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेल वी ओवर डेल टी। और हमें पता है कि डेल वी जो होता है चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फार्मूला। व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज। मैथ्स हमारे पास 150 था आई गेस, यस, बड़ी हल्की कार है। फाइनल वेलोसिटी वाज 10, इनिशियल वेलोसिटी वाज 20 डिवाइडेड बाय द टाइम विच इज 3। 3 ones are 3, 3 5s are 15 and 0, okay, so it must be 50। 10 minus 20 will be minus 10, so 50 into 10 will be 500, minus 500 would be the answer। माइनस 500 क्यों, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अच्छा, तो हमारा आंसर होगा 500। अब आप में से कोई ये आर्ग्यूमेंट कर सकता है सर इन्होंने नेगेटिव क्यों नहीं दिया, तो वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि दे ओनली आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द what do you call it, the magnitude of the force, क्योंकि नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन बता रहा है। ओके, द 18 क्वेश्चन, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है। सो इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स के लिए हमारे पास जो है वो कोहेरेंट सोर्स रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, 2 कोहेरेंट सोर्सेज। अब कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या है, 2 सोर्सेज इंटरफेरेंस के लिए रिक्वायर्ड होती है, 2 सोर्सेज विद द सेम फ्रीक्वेंसी। जो आपकी सोर्स हो जहाँ से वेव प्रोड्यूस हो रही है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और उन दोनों के दरमियान जो फेस डिफरेंस हो वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये दोनों जो है वो कोहेरेंट सोर्स हमें देता है। सो द आंसर मस्ट बी बी। आगे क्वेश्चन नंबर 19, एक गैस है आपके पास जो एक्सपेंड हो रही है फ्रॉम 1 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम टू 3 मीटर क्यूब, और किस प्रेशर के ऊपर, 2 पैस्कल प्रेशर के ऊपर। तो बताइए वर्क डन कितना होगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, इंटर क्लास में पढ़ा होगा आपने ये। तो W इज इक्वल टू P विच इज 2 पैस्कल एंड डेल V, डेल V का मतलब क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस द इनिशियल वॉल्यूम। अच्छा देखें बेटा, फाइनल वॉल्यूम इज 3, इनिशियल वॉल्यूम इज 1, तो 3 माइनस 1 इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज व्हाट, 4। तो हमारा जो वर्क डन होगा बेटा, it must be 4, so the answer must be B।
लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है एसी सोर्स के अंदर, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स में हमारी फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कितनी होगी? इंडक्टिव रिएक्टेंस इज काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस, तो वो कितनी होगी? तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, एक्स एल जो है मेरा बेटा, इट इज़ इंडक्टिव रिएक्टेंस। और आप गौर से देखें कि एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। ओके, तो व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट कि जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतनी इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगी, तो इट मस्ट बी व्हाट? इट मस्ट बी डबल्ड, सो द आंसर मस्ट बी सी। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। कह रहे द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 28 न्यूटन इन वैक्यूम। दो चार्जेस के दरमियान कुछ भी मौजूद नहीं है, वैक्यूम है, तो उन दोनों चार्जेस के दरमियान 28 न्यूटन फोर्स होगी। इफ़ पैराफिन वैक्स, एक पैराफिन वैक्स एक मटेरियल है, वो इन दोनों चार्जेस के दरमियान रख दिया जाए, तो उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है पैराफिन वैक्स की, विच इज़ 2.8, वो दोनों के दरमियान रख दी जाए, तो फोर्स कितनी होगी? तो वी नो दैट कि फोर्स बिटवीन द मीडियम, अगर मीडियम हो दो चार्जेस के दरमियान, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स एट द वैक्यूम डिवाइडेड बाय द रिलेटिव परमिटिविटी। तो फोर्स वैक्यूम में कितनी थी? 28 डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी 2.8, दोनों को डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर आता है 10। सो 10 आंसर है डी, सो डी मस्ट बी द आंसर। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। A body moves along a semi-circular path. एक बॉडी है वो एक सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, लाइक दैट। ओके, ऑफ रेडियस 10 मीटर्स, तो इसका जो रेडियस है विच इज 10 मीटर्स, फ्रॉम वन एंड ऑफ अ डायमीटर टू द अदर, द रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। तो बताइए कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो भाई डिस्प्लेसमेंट की तो डेफिनेशन हमने पढ़ी है, विच इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो बिटवीन टू पॉइंट्स का मतलब है ए टू बी। ए टू बी डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है 20 मीटर्स, सो डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी 20 मीटर्स, या आप इसको लेने 2r, तो 2r इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारे पास होगा ये पाथ। अच्छा, ये है सेमी सर्किल, circumference of the circle होता है 2 pi r, it is half the circle, so it would be pi r. So distance would be pi r, displacement would be 2r, r से r cancel, तो हमारा जो रेशो होगा it must be pi ratio 2, so answer is C. Okay, उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन 23। A body is projected with speed v making an angle theta with horizontal and covers horizontal range r. If its speed would be doubled, the new range would be okay. तो सबसे पहले हमें रेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने पढ़ा है। द रेंज फॉर्मूला इज v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अच्छा, अब आप एक चीज़ को नोट करें कि रेंज और वेलोसिटी के दरमियान जो रिलेशन है विच इज़ स्क्वायर टाइम्स। तो अगर मैं वेलोसिटी डबल कर रहा हूँ तो रेंज बढ़ जाएगी 4 टाइम्स, क्योंकि 2 टू ज़ार क्या होता है? 4 होता है। सो द आंसर मस्ट बी डी। ओके, उसके बाद हमारे पास 24th क्वेश्चन है। अ बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स अ वॉल एंड रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, टेकिंग इनिशियल डायरेक्शन इज पॉजिटिव, द चेंज इन द मोमेंटम वुड बी। तो एक मेरे पास ये वॉल है, यहाँ पर एक बॉल मैंने हिट करवाई, इसका मोमेंटम था पॉजिटिव एम वी, और ये हिट करके दोबारा वापस आई, देन इसका मोमेंटम होगा नेगेटिव एम वी। तो इनिशियल मोमेंटम वुड बी पॉजिटिव एम वी, फाइनल मोमेंटम वुड बी नेगेटिव एम वी। सो चेंज इन द मोमेंटम कितना होगा? तो चेंज बराबर होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम के। तो फाइनल मोमेंटम इज माइनस एम वी, initial momentum is mv, negative from the formula, minus minus plus, but the sign would be minus, so the change in momentum mera beta it would be minus 2 mv, so the answer must be C. Hoping that you understand. अच्छा, उसके बाद हमारे पास 25 है। A point lies 3 meter from this particular charge, and एक और पॉइंट है जो 4 मीटर पर लाई कर रहा है इस पर्टिकुलर चार्ज।
द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? देखें, जितनी ज़्यादा चार्ज बड़ा होगा उसी की डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इट मस्ट बी अवे फ्रॉम द 5 माइक्रो कूलम चार्ज। अब आप ये भी कह सकते हैं सर टूवर्ड्स भी तो हो सकता है। टूवर्ड्स इसलिए नहीं हो सकता कि पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी जो डायरेक्शन होती है बेटा, इट इज़ अवे फ्रॉम द चार्ज, सो दैट्स द रीज़न द आंसर मस्ट बी ए। Okay, let us move towards the next one. The increase in kinetic energy associated with decreased pressure of a fluid in a horizontal pipe is a consequence of Bernoulli's principle. It is just a definition. Just pause the video, read this, you can understand it in a better manner. Okay, let us move towards the next one. 27th. The electric field at a point due to a point charge is 200 Newton. तो भाई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है per coulomb. So if a 4 coulomb, negative 4 coulomb test charge is placed at that point, the magnitude of electric field and electric force on it are, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 200 है हमारे पास फ्रॉम द क्वेश्चन, फोर्स जो है वो बराबर होती है क्यू ई। अच्छा, अब क्यू मेरे पास जो है विच इज़ -4, ई जो है विच इज़ 200, तो 4 200 से मल्टीप्लाई आएगा, इट मस्ट बी 800 -800। अच्छा, माइनस इट्स द डायरेक्शन, तो हमारा जो आंसर होगा इट मस्ट बी ए। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द 28। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इट रिड्यूसेस द टर्मिनल वोल्टेज। क्यों करता है? बिकॉज इट कॉजेज पावर लॉस इनसाइड द बैटरी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? दिस इज द फॉर्मूला of the terminal voltage E minus IR। E is basically the EMF। हमें पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है? इट डिसिपेट्स एनर्जी, एनर्जी को ज़ाया करता है बैटरी के अंदर, जिससे हमारा जो वोल्टेज होता है इट ऑलवेज रिड्यूसेस। एग्जाम्पल इज कि आप पावर प्लस की 12 वॉट की बैटरी लेने जब भी जाएंगे और आप किसी भी वोल्ट मीटर से उसकी बैटरी का वोल्टेज यूज़ करेंगे, तो चेक करेंगे, तो समटाइम्स इट इज़ 11.8 11.7, जितनी जितनी पुरानी होती रहेगी टर्मिनल वोल्टेज उतना डिक्रीज होता रहेगा। ओके, 29 है हमारे पास। द एंगल फॉर्म एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर इज, कि मेरे पास दिस इज़ द सर्कल, सेंट दिस इज़ वन पोजिशन ए और यहाँ पर सेकंड पोजीशन, तो ये वाला सेंटर ऑफ अ सर्कल पे एंगल फॉर्म हो रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ इट एंगल? दिस एंगल वी नो दैट वी कॉल इट थीटा। मैथ्स में इसको एंगल कहते हैं और फिजिक्स में वी कॉल इट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, 30 क्वेश्चन आ जाते हैं। वी आर ड्रिलिंग अ मेटल शीट, तो जो हीट आती है वो कहाँ से आती है? तो इट इज़ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। सो क्यों? क्योंकि जो ड्रिल है इट रब्स अगेंस्ट द मेटल, और जब भी रबिंग होती है तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और फ्रिक्शन से हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, उसके बाद हमारे पास है 31st। 31st जो है, इफ 2 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस इज। अच्छा, अब देखें यहाँ पर चार्ज कह रहा है मूविंग अ चार्ज, तो हम कहते हैं भाई चार्ज जो है वो 1 कूलम का होगा। ठीक है, वी जस्ट सपोज इट। तो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जो होता है इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन हमारे पास है 2 जूल्स, चार्ज हमारे पास है 1 कूलम, तो हमारा जो वोल्टेज होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इट इज 2 जूल पर कूलम एंड वी कॉल इट वोल्ट एज वेल। सो द आंसर मस्ट बी बी। Okay, let us move towards 32. The motion of transverse wave involves particle vibration परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपगेशन। ये तो मैट्रिक क्लास में पढ़ा था कि जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसकी जो पार्टिकल वाइब्रेशन और जो वेव प्रोपगेशन है वो 90 डिग्री के ऊपर होती है। ठीक है, वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ इट। अच्छा, उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे कह रहा है कि इन लेमिनर फ्लो ऑफ फ्लूइड एडजेसेंट लेयर्स, क्योंकि वी नो दैट फ्लूइड मूव्स इन अ लेयर्स, तो वो लेयर्स क्या होती हैं? ओके, सो लेमिनर फ्लो में जिसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं, जो एडजेसेंट लेयर्स हैं स्लाइड्स पास्ट ईच अदर विदाउट मिक्सिंग द पैरेलल प्लेट्स। So what does it means? It means that it will slide smoothly past each other. So the answer C must be correct. Let us move towards the 34.
अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, एक बॉडी एक सर्किल में मूव कर रही है, हाफ रेवोल्यूशन इन रेडियंस विल बी, अच्छा हमें पता है कि फुल रेवोल्यूशन जो है it is in radians, it must be 2 pi, तो half revolution will be half of it, so it must be pi radians, C होगा आंसर। आगे 35 है, इट इज़ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, बट जैसे मैंने पहले कहा था इट इज़ वेरी इजी प्रॉब्लम। कह रहा है कि ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा। तो वी नो दैट अगर आप क्वेश्चन को गौर करें तो ए और बी पैरेलल हैं, क्योंकि ए और बी की डायरेक्शन सेम है, मतलब अगर ए ये होगा तो बी विल बी 4 टाइम्स ऑफ दिस, सो इट इज़ लाइक दैट, तो दे आर पैरेलल। अच्छा अब इफ़ दे आर पैरेलल, तो पैरेलल का हमें पता है व्हेन बोथ लाइंस आर पैरेलल, टू लाइंस आर पैरेलल, तो उनका एंगल होगा 0 डिग्री, और हमें पता है कि ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा के, तो ए बी साइन थीटा की जगह 0, और हमें पता है कि साइन 0 मस्ट बी 0, और कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0, तो ए क्रॉस बी मस्ट बी 0, सो द आंसर मस्ट बी डी। लेट अस मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल इंटर अ मैग्नेटिक फील्ड विद इक्वल स्पीड्स, दो एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल दोनों एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाते हैं, बट दोनों की जो स्पीड्स हैं इट मस्ट बी द सेम। कंपेयर टू द प्रोटॉन, अगर हम प्रोटॉन से कंपेयर करें तो अल्फा पार्टिकल का जो पाथ है वो जिस सर्किल में मूव करेगा, क्योंकि वी नो दैट इट विल मूव इन अ सर्किल, उस सर्किल का जो पाथ है वो किस तरह से होगा। ओके हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। वी नो दैट द रेडियस फार्मूला विल बी एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। वी नो दैट अगर मैं बात करता हूँ प्रोटॉन की और यहाँ हम बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की, प्रोटॉन का मास सिंपल m होगा और उसका जो चार्ज है वो q है। एज कम्पेयर टू द प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल का जो मास है इट मस्ट बी 4m, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम रेडियस, तो उसके पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, तो 4m विल बी द मास ऑफ इट, और जो चार्ज होगा इट वुड बी 2q। 2q क्यों होगा, क्योंकि 2 चार्जेस हैं, 2 प्रोटॉन्स। तो हमें पता है कि r रेडियस फाइंड आउट करें तो m की जगह 4m, वेलोसिटी सेम, q की जगह 2q, और मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में, 2 1 are 2, 2 2 are 4, सो r इज इक्वल टू 2 और mv डिवाइडेड बाय qb। इसी तरह बट जो r इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय qb फॉर प्रोटॉन। सो व्हाट डज इट मीन्स कि भाई अल्फा पार्टिकल का जो रेडियस है वो बड़ा होगा, 2 टाइम्स बड़ा होगा, तो 2 टाइम्स बड़ा का मतलब उसका जो रेडियस होगा इट विल हैव लार्जर रेडियस कंपेयर टू द प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल का रेडियस लार्जर होगा, कितना लार्जर होगा, 2 टाइम्स होगा। So hoping that you understand this video. If you have any question regarding this, you may ask in the comment box. Thank you so much. See you in the next video.